प्रैक्टिस रादर इट इज द थंब रूल। तो उसमें मैं एक पहला पॉइंट उठाना चाहूंगा इस बिल में, जो क्लॉज 7 है, जिसका आपकी पार्टी ने भी भरकस विरोध किया उस टाइम पार्लियामेंट में। क्लॉज 7 ये कहता है, हुड्डा साहब मैं आप पे भी आऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लॉज। उसमें ये कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 500 करोड़ रुपया जो है ऑपरेटर जो उस पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है उसकी लायबिलिटी बनती है, जो लोग उससे इफेक्टेड हुए हैं उनको देना। अगर ये 500 करोड़ रुपया कम पड़ता है तो ये अमाउंट बढ़ाया जा सकता है 1500 करोड़ रुपए तक, यानी कि राउंड अबाउट $300 मिलियन। अगर हम 50 रुपए का एक्सचेंज रेट का एवरेज लेके चले। लेकिन उसमें एक दूसरी जो कैच क्या है, द फाइन प्रिंट क्या है, वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि अगर सप्लायर ये पैसा नहीं भरता, प्रोड्यूसर ये पैसा नहीं भरता, यानी कि जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई किए हैं वो ये पैसा नहीं भरता, तो ये पैसा भी ऑपरेटर भरेगा। एंड हु इज द ऑपरेटर? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चला रही है, वही ये पैसा भरेगा। तो एक तरह से कहने का क्या मतलब है, इंडियन गवर्नमेंट भरेगी। क्या कहेंगे हुड्डा साहब आप इसके बारे में? नहीं, मैं समझता हूं कि ये उस क्लॉज उसके साथ है जी, और मैं समझता हूं ठीक भी है, चाहे ये लोग कोई इसका अपोज करते रहे। क्यों कल को अगर जैसे भोपाल के अंदर का वो गैस ट्रेजेडी हुई थी जी, और हजारों लोग उसमें मारे गए थे, 20,000 के करीब 20,000 लोग मारे गए थे, और मैं उनमें लाखों लोग अपंग हो गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। अभी तक भी मतलब उनके मुआवजे की बात अभी तक चल रही है, उनको मुआवजा देने के बाद भी जी। तो अगर कोई इनकी वजह से कोई ऐसा ट्रेजेडी होती है तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए, और मुआवजे के लिए जिम्मेवार भी वो लोग होने चाहिए जो उसको चला रहे हैं। अब क्या कहते हैं जैन साहब, 1500 करोड़ काफी है? सवाल अमाउंट का नहीं है, अमाउंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कुडनकुलम प्लांट को आप ले लें, उसके 30 किलोमीटर्स के रेडियस में दे आर 1 मिलियन पीपल लिविंग। अमाउंट से ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट करना तो विशेषज्ञ का काम है जी, कि उसमें कितना नुकसान होगा, कितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया उसमें कवर होगा, उसमें पूरी क्रॉप्स भी है, उसमें इनहेबिटेंट्स कौन कौन लोग हैं, कितना उनका कॉस्ट ऑफ क्लीनअप है। लेकिन मैं कहता हूं उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यूक्लियर सप्लायर हैं वो क्यों ना करें जी, ऑपरेटर ही क्यों करें, ये विषय साथ में शामिल है। नहीं, क्लॉज 7 कहता है, मैं उसी क्लॉज 7 के सेकंड पार्ट को भी बात कर रहा हूं, जो फाइन प्रिंट है मैं उसी की बात कर रहा हूं। जैसे गैस कांड का एग्जांपल दिया आदरणीय हुड्डा जी ने जी, जो नवंबर 1984 में भोपाल में हुआ, जिसके मुख्य दोषी एंडरसन राजीव गांधी के प्लेन में बैठ करके भारत छोड़ करके गए जी, जिसके कारण से लाखों लोग अपंग हुए और कितने हजार लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। एंड द सेम कंपनी टुडे इज स्पॉन्सरिंग द मेन स्पॉन्सर ऑफ द लंदन ओलंपिक्स। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो ऑपरेटिंग एजेंसी के साथ जो सप्लायर ग्रुप है जो अपनी बंदिशें लगाता है, तो कम से कम सिक्योरिटी का जो पार्ट है, सेफ्टी का पार्ट है, और कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उसका मुआवजा है और मुआवजे की भरपाई है, उसकी जिम्मेदारी भी उसको लेनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं थोड़ा जो इसमें और डिस्कशन की आवश्यकता है, इसमें जो भी इन विषयों के राष्ट्रीय न्यूक्लियर नहीं जैन साहब, जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं किसी पावर प्लांट में, एंड आई थिंक प्रोफेसर साहब वुड corroborate me on this, the costs of cleanup are very high. They are very high, और उसमें लॉन्ग टर्म रिपरकशंस, लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स जो पॉपुलस को फेस करना पड़ता है जो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहते हैं, वो भी बड़ा हाई होता है। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसके 30 किलोमीटर्स रेडियस में हुड्डा साहब 1 मिलियन 10 लाख लोग रहते हैं। अगर उस पावर प्लांट में कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा? रेडियो एक्टिव फॉलआउट। प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे ज्यादा डर यही रहता है। एक तो इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, शिफ्टिंग दोज 1 मिलियन पीपल आउट ऑफ दैट 30 किलोमीटर्स रेडियस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद इन अ गिवन और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। और उसके बाद आप कहते हैं कि जो मैक्सिमम लायबिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये साइंड भी है कि जो सप्लायर है अल्टीमेटली वो देगा $300 मिलियन, यानी कि 1500 करोड़ रुपया, अगर आप एवरेज निकालें तो
एक बंदे के जो है उसको जो पैसा मिलेगा, हर्जाना मिलेगा, वो 1500 रुपये होगा। 1500 रुपये में आप मुझे यह बताएं कि मतलब, और माइंड इट, इसमें क्लीन अप कॉस्ट भी शामिल है, इसमें क्लीन अप कॉस्ट भी शामिल है। ये तो उठ के मुंह में जीरे वाली बात भी दिस इज बैड, आई एम रियली वरीड अबाउट इट। तो इस चीज को लेकर अगर आज प्रोटेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं, कोडेकुलम में भी ठीक है, फॉरेन एनजीओज उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन मैं एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा फिगर है जिसको मैं उठा करके आपके सामने रखना, इन्हीं सब बातों को पार्लियामेंट में विरोध के रूप में कहा गया था। अच्छा, दूसरा अगर मैं क्लॉज 17 उठाता हूं, उसमें यह कहता है कि कोई भी विक्टिम जो है वो सू नहीं कर सकता, विच आई थिंक इज ये तो उसको अपने अधिकारों से वंचित करने वाली बात है। सिर्फ एनपीसीआईएल है वो ही सप्लायर को सू कर सकता है, कोई और सू कर ही नहीं सकता। और उसके अलावा एक जो दूसरा क्लॉज है, क्लॉज 18, वो ये कहता है कि 10 साल के पीरियड के अंदर जो भी आपको मतलब जो सू करना है ऑपरेटर को, सप्लायर को, विद इन दोज 10 ईयर। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉल आउट से बहुत 20-20 साल तक आते हैं, तो 10 साल में उसको कट ऑफ कर दिया गया। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा मुझे आप बताएं कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, विल टेक अप अ फ्यू एग्जांपल्स सिर्फ इसी बात को अपनी ठहराने के लिए। पहला मैं आता हूं 3 माइल आइलैंड यूएसए में, 1970s में हुआ था न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली वहां पे? उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी, हमारे पास सिस्टम होता है कि उसको आप चाहें तो ऑन करें, चाहें तो ऑफ करें जी। अब ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने लाइट ऑफ कर दी, इट्स नॉट लाइक दैट जी। अब उसमें क्या है, कैडमियम रॉड्स होती हैं और उनको यदि नीचे कर दिया जाए तो ये न्यूट्रॉन वगैरह पहले भी डिस्कस कंट्रोल रॉड्स, तो न्यूट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर देते हैं और नो न्यूट्रॉन्स नो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टॉप्स हो गया जी। अब उसमें क्या है कि अब उसमें उन्होंने स्टॉप कर दिया जी, बंद हो गया जी। अब एक ऐसी स्थिति हो गई कि ये नहीं है कि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिया और भाई चलिए अब बस बंद करके चलते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो स्टार्ट रहता है, कूलिंग जो सिस्टम है वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक स्टार्ट रहता है जी, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा होती है, रेजिडुअल हीट, मतलब रेजिडुअल हीट इज सो हाई, yeah. मतलब बंद भी आपने कर दिया है फिर भी इतनी हीट उसमें जनरेट होती रहती है। और वो जो प्रेशर पंप्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल हो जाएगा कि वो प्रेशर मोटर्स जो हैं वो 2-2 दिन तक चलती रहती हैं फॉर कूलिंग जी। अब उसमें क्या है कि देयर वाज सम स्नैग जी। अब जब कूलिंग खत्म हो गया तो आप देख लीजिए फिर क्या होने वाला है। हाँ, नहीं, दूसरा मैं मतलब जो उठाना चाहूँगा, एक्चुअली लॉन्ग आइलैंड जो 3 माइल आइलैंड था उस पर पार्शियल मेल्टडाउन था, इट वॉजंट अ वेरी बिग एक्सीडेंट, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या होते हैं कि 1975 आई थिंक वाज द ईयर अराउंड जब ये एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में न्यूक्लियर 1979 उसके बाद अमेरिका में न्यूक्लियर मतलब पावर जनरेशन का जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट एकदम गिर जाता है जी। एक छोटा सा इंसिडेंट जो अगर हम चेर्नोबिल और फुकुशिमा से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं था जी। तो बात कहीं ना कहीं वही फियर साइकोसिस को लेकर आ गई। अगर आज अमेरिका में 1979 में एक छोटा एक्सीडेंट, इसको अगर उस पैरामीटर्स माने छोटा ही माना जाएगा, उसको लेकर के लोगों में इतना डर फैल गया, इतनी दहशत फैल गई कि वहां की इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया सेक्टर में। कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खड़े हुए 1979 के बाद यूएसए में? बेरली एनी। तो जितने चल रहे हैं वो से प्री 1979 पीरियड के हैं। अब बात करता हूं मैं अगर चेर्नोबिल पे हम आए, चेर्नोबिल में कहते हैं इट वाज अ मेजर डिजाइन फ्लॉ ऑफ द रिएक्टर। एक तो रिएक्टर का डिजाइन ऐसा था कि इट नीडेड कांस्टेंट ह्यूमन मॉनिटरिंग टू कीप इट ऑनलाइन, टू कीप द कोर टेम्परेचर एट द एक्सेप्टेबल लेवल्स। दूसरा क्या था, जब उसमें कंप्लीट मेल्टडाउन हुआ रिएक्टर में, तो जो सेकेंडरी इसमें एक्चुअली स्टील चेंबर होता है, कंक्रीट चेंबर होता है, उसको वो करने के लिए, तो उसमें प्राइमरी चेंबर तो था, देयर वाजंट एनी सेकेंडरी चेंबर। अगर वो सेकेंडरी चेंबर, सेकेंडरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती, जिसको हम नॉर्मली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखते हैं बिग कंक्रीट डोम, तो वो नहीं था। अगर वो होता तो वहां पे भी
ये स्थिति अवॉइड हो सकती थी। आज भी थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया अराउंड चेर्नोबिल रिएक्टर, क्योंकि 500 टन कितना कहते हैं रेडियो एक्टिविटी वहां पे फैला था, कई लोगों की जाने गई। आज भी कई लोग कैंसर से मर रहे हैं, आज भी वहां पे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल दिल दहला देने वाले हैं। बात अगर अब हम आते हैं फुकुशिमा पे, वैसे इसका मैं चेर्नोबिल का थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। चेर्नोबिल में क्या था कि कुछ साइंटिस्ट्स जो ब्रेन चाइल्ड जी है जिसका, वो चाहते थे कि ये यदि हम इसको कूलिंग बंद करें जी तो कितनी देर चलता है। जी जी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी कि लेट अस क्लोज डाउन, उसको शट डाउन करें और उधर से वो जो प्रेशर, वाटर प्रेशर है उसको भी बंद करें, तो कितनी देर तक ये सस्टेन कर सकता है। दे वर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। राइट, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, बट अब साइंटिस्ट है भाई, एक आदमी को दिमाग में कुछ आया कि ऐसा ऐसा करके देखें, उन्होंने ये किया जी। अब प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि हैड इट बीन समथिंग मैनुअल फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारे जैसे यहाँ पे अपना भाई पानी खोलना है और बाहर वो अपना वो घुमा करके और पानी खोल दो भाई, सब सारी कॉलोनी में सप्लाई आ गई। हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल उसमें एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली नहीं, वो कंप्यूटराइज्ड सारा सिस्टम है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड है जी। होता क्या है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 24 घंटे चलते हैं जी, और 24 घंटे का मतलब है 24/7 इंटू आगे, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं करते। Still the fuel needs to be replenished। होता क्या है, 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज होती है, सारा का सारा स्टाफ जो है 8 घंटे बाद वो कंप्यूटर से वो उठ गया, दूसरा आगे बैठ गया, वो उठ गया, दूसरा बैठ। अब वो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आकर के बैठा वो उसको समझ में नहीं आया, वो ट्रांसफर जो व्हाट वाज गोइंग ऑन दैट वाज नॉट ट्रांसफर्ड प्रॉपरली। सो बेसिकली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन फ्लॉज एंड ह्यूमन फॉल्ट। यस, ठीक है ना, एरर हो गया ना। तो अच्छा, फुकुशिमा की अगर हम बात लेते हैं, हाँ, क्योंकि जो फुकुशिमा का इंसिडेंट था कुडमकुलम में, उसी को लेके यहाँ तक कि जेटापुर में को लेकर के भी वहां पे भी इसी तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं हाँ, कि अगर कल को कोई अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो इंडिया में भी दूसरा फुकुशिमा ना रिपीट हो। दैट्स देयर। उसमें मैं बताता हूँ फुकुशिमा में क्या था कि फुकुशिमा में दैट वाज वेरी मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जी। अब उसमें यह भी था कि थोड़ा